नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूँ रोज की तरह। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि डेली कुछ आपको मिले या ना मिले, लेकिन मेरी ये प्रैक्टिस क्लास मिलने वाली है और शाम को 6 बजे जो क्लास होती है वो भी डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन आपको किसी ना किसी तरीके से हो रही है। ठीक है, अभी डेली नहीं हो रही है क्योंकि अभी जो है आप में से काफी लोग पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए, शाम को इसलिए वाली क्लास डेली नहीं आ रही, लेकिन सुबह वाली क्लास तो भैया मैं लाऊंगा, क्योंकि कोई पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि ये ऐसी क्लास है जिसे एक भी दिन मिस करना जान के चलो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर है। तो इसलिए मैं इसे तो नहीं मिस करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं क्या कहता हूं, क्योंकि मेरे एक ही जो मुझे बात समझ में आती वो ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज जरूर करना चाहिए। वो क्या है कि डेली प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। जी हाँ, एक चीज है कि डेली प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। वो प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए? सभी विषयों पर, क्योंकि सभी विषयों के प्रश्न आते हैं और शाम को 6 बजे क्लास होती है ना, वो सब्जेक्ट वाइज होती है, इसलिए उसमें अगर ना भी हो तो यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो भी चलेगी और अच्छे से चलेगी। ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूं, बस अभी जानबूझ के थोड़ा रुका हूं। ठीक है, तो चलो बेसिक साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और चलने से पहले मैं यहां पर काफी चीजें आप लोग के लिए बनाता रहता हूं, बताता रहता हूं, जो जानकारी देता हूं, पढ़ने की स्ट्रेटजी बताता हूं, उन सब वीडियोस को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उसे फॉलो भी करें। ये मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखो यार, आपसे आपकी तैयारी से केवल आप नहीं, आपके घर परिवार भी जुड़ा होता है। तो इसलिए चाहता हूं कम से कम अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी थोड़ा सा मेहनत जारी रखें। काफी इमोशनल पॉइंट होता है ये। चलिए, तो यहां पर जो इस क्लास को शुरू करते हैं, पहला प्रश्न क्या है बाकी आप जानते ही हैं। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। देखिए भैया, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। देखिए, एक्जिम बैंक अगर देखा जाए, इसे अंग्रेजी में EXIM लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है ये एक्जिम बैंक ही अपने आप में शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, EX से एक्सपोर्ट, IM से इंपोर्ट और फिर क्या, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्जिम का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो हमारे यहाँ पे निर्यात आयात होता है उसके संबंध में ये बैंक क्या करता है, वो फाइनेंस प्रदान करने के जो है ये काम करता है। ठीक है, समझ गए। इसका हेडक्वार्टर अगर आप पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में। कहां पर है दोस्तों? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बहुत ही आसान सा बात है, देखिए समझिए इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, 7 अप्रैल 1982, जी भैया 7 अप्रैल 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। जितने उन्होंने क्या, डी जवाब अगर आपका था तो सही कर लीजिए। बाकी इससे जुड़े 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए कि इसका काम क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। इससे अलावा आपके सिलेबस में नहीं है, ना पूछेगा, चाहे आप जितने साल का पेपर उठा के देख लो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे सारे प्रश्न मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी तुरंत लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो ये ट्रेलर देख रहे हो, पेपर आने दो, 4-4 घंटे की क्लास यहीं खड़े होकर लूंगा। ठीक है, यहीं खड़ा रहूंगा और आपके साथ लूंगा। आप थकोगे, मैं नहीं। सिलेक्शन आपका होगा, कराना मुझे है, लेकिन मैं नहीं थकूंगा। आपका सपना है, आप देखना थकना है कि लड़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का, जो 822वां है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय पूंजी व्यापार में बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की हैं। बताइए किसे नियामक शक्तियां दी हैं? सेबी को, भारतीय रिजर्व बैंक को, स्टेट बैंक को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, भारतीय पूंजी बाजार की बात कर रहा है, यानी कि कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है। अब कैपिटल मार्केट किसके अंतर्गत आता है? देखिए, कैपिटल मार्केट पूरी तरीके से क्या है, जहां स्टॉक की बात आ जाती है। अब स्टॉक से संबंधित चीजों का कौन देखता है? आसानी सी बात है, सेबी देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? सेबी। ठीक है, सेबी जो है इन सब चीजों को देखता है। इसलिए कहता हूं ना कि थोड़ा थोड़ा चीजों को अगर तुम रिलेट करके पढ़ोगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए दिन और तारीख बताता हूं क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, वहां पर आपको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है।
आप लोग इस चीज को बहुत लोग गलती कर देते हैं। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि क्या है, इसे अभी जो है एक एक्ट के द्वारा तो बनाया गया, लेकिन उस हिसाब से इसे नहीं है, ठीक है, समझिए। तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। और अभी पता है इसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई है, माधावीपुरी बंच जी। जी भैया, क्या नाम है? माधावीपुरी बंच जी। MADHABIPURIBUNCH। अब ये नाम आपको क्यों मैं बता रहा हूं, तो भैया देखो, ये इस समय इसकी चेयरमैन है सेबी की, और इस सेबी की पहली महिला चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, इसलिए इनका नाम आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने लोग को नाम पता था? अगर आ जाता तो कितने लोग सही करते? पूछ लेता कि सेबी में चेयरमैन के पद पर नियुक्ति पहली महिला कौन है, यही लेटेस्ट वाली महिला ही है, लेकिन आपको नाम पता हो तब तो आप लगाओगे, तुक्का से तो चलेगा नहीं भैया। बार बार कह रहा हूं, माय डियर एस्पिरेंट्स, लेडीज और जेंट्स, ठीक है, आप एक चीज समझिए, यहां माइनस मार्किंग होती है, तुक्के के खेल में मत पड़िए। 2023 का पेपर आपको बता चुका है कि भैया अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं बदल गया हूं। तो ध्यान से आइए, पूरे होशो हवास में आइए और मेहनत के साथ आइए, क्योंकि यहां तुक्का नहीं चलेगा। अगर टहलने आए हो तो मत जाओ पैसा खर्चा करके और ना फॉर्म भरो और ना अपना समय बेकार करो और ना परिवार वालों के उम्मीदों के साथ खेलो। ये सारी चीजें ध्यान देना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक संघीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। बेसिकली कह रहा है, बजट आप जानते हैं, संघीय बजट का मतलब है केंद्र के बजट के बारे में बात कर रहा है। आप समझिएगा, इस शब्द का तात्पर्य क्या है कि ये केंद्र के बजट के बारे में बात कर रहा है। अब कह रहा है, अगर आप केंद्र का बजट देखते हो तो उसमें जो राजस्व होता है, जो रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू में क्या इंक्लूडेड नहीं होता इन चारों में से? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब यहां पर क्या है? अल्प बचतें। जी भैया, जो स्मॉल सेविंग्स होते ये नहीं होता, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ब्याज। अब आप कहोगे ब्याज, जी भैया गवर्नमेंट को भी ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चीजों को दिया रहता है उससे। कर प्राप्तियां, ये तो आपको पता है, इसमें कोई इफ और बट तो है नहीं। अब ये लाभांश क्या मिलता है? जैसे आप देखते हो अभी जो यूपीएससी तैयारी करता है, जैसे सरकार भी कई तरह की पत्रिकाएं निकालती है, या पीएसयू से उसे जो है क्या नाम है, जो प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सा मिलता है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई अगर अच्छा खासा प्रॉफिट करती है तो वो भी केंद्र सरकार को पैसा देती है। तो ये सारी चीजें भी क्या होता है, उसके राजस्व में आकर के ऐड होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीजें होती है, अल्प बचतें नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, है ना मजेदार प्रश्न? अब लाइक कर दो। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? यहां पर पूछ रहा है, चारों नदियों का नाम है, स्थान का नाम है। इसे इतना डिटेल में बताऊंगा ना, देखता हूं कितने लोग को पता है। अच्छा चलो देखना कितना तुम जानते हो इसके बारे में। यहां से तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिवर, काफी चीजें इसे को एक प्रश्न से मैं कवर करने वाला हूं। बहुत लोग सोचते हैं, मैं देखता हूं ना, अच्छा मैं देखता हूं कई चैनल्स पर, मैं देखिए किसी को मैं बार बार कहता हूं ना, मुझे बुराई करना पसंद है ना वो चीज, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ाने के तरीके को लेकर के थोड़ा मुझे उनसे एक दिक्कत है। वो लेकर के आते हैं 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और क्या करते हैं इसे जल्दी जल्दी, ये सही या ये बता दिए। यार देखो, ऐसे क्वेश्चंस अभी वो समय नहीं है। अभी अगर आप ये करा रहे हो तो यानी कि आप खाना पूर्ति कर रहे हो, नाम बताना चाह रहे हो कि हाँ हम पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से ये अभी सही नहीं है ना, आप हिसाब से अभी पढ़ाई करिए, ठीक है। आप अभी प्रैक्टिस करिए, अभी आप चीजें आपको जानने की जरूरत है। मैं बार बार अभी जानिए, ऐसा नहीं है कि अभी आपके सारे प्रश्न सही होंगे। अगर मैं कह रहा हूं 50-60 में से आपके 40 भी सही हो जाए, बड़ी बात है, लेकिन अभी जानने की कोशिश करिए, जितना जान सके उतना जानिए। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं आपको जहां मन के वहां से पढ़ो भैया, क्योंकि मेरा बार बार कहना है जो अच्छा लगे दिल को वो करो। मेरा एक खुद का सिद्धांत है, तो इसलिए मैं सबको वही कहता हूं। अब देखिए कौन सा सही है, तो इनमें भैया जो एकमात्र सही है वो उसका सही जवाब क्या है, चलिए मैं बता देता हूं, सी, पेरिस, जो उसका सीन नदी है। पेरिस आपको पता है वहां पर सीन नदी बहती है, ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। अब देखो पहला बढ़ते हैं, बगदाद। अच्छा बगदाद है कहां पर? बगदाद देखोगे तो इराक में, ठीक है, इराक जो देश है उसकी राजधानी है बगदाद। अब यहां पर कौन सी नदी बहती है? जी भैया वहां नील नहीं बहती है, वहां पर बहती है आपकी टिग्रिस, ठीक है भैया, क्या? टिग्रिस नदी बहती है। टिग्रिस जो वहां की प्रमुख नदियों में से है, और इसे पता है, इसे एक नदी आकर के ज्वाइन करती है, उस नदी का नाम क्या है?
थोड़ा सा दिमाग लगा, उस नदी का नाम है भैया आपका दियाला। क्या नाम भैया? दियाला। ये आकर के इसे ज्वाइन करती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इराक के बगदाद की प्रमुख नदी टिग्रिस और है, और जिसे दियाला ज्वाइन करती है। एक प्रश्न यहां से बन गया। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। बोन, बोन बताओ कहां का, किस देश का है? अगर बोन किस देश का है तो भैया बोन आपका जो है, इससे बहने वाली नदी का नाम क्या है? आपका राइन नदी। जी भैया, राइन नदी का नाम सुने हो? राइन नदी जो है इससे बहती है। क्या बहती है भैया? राइन नदी इससे हो करके बहती है। उसके बाद देखो यहां पर मेलबर्न दिया है। मेलबर्न का है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहां पर डार्लिंग नदी नहीं बहती है, बल्कि यहां पे यार्रा, जी भैया YARRA, जी भैया यार्रा नदी बहती है। ठीक है, ये ध्यान देना। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। अब देखो जो यहां पर ये स्थान का नाम हो गया। अब मैं नदियों पे आता हूं, जो नदियां हैं। नील नदी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? देखिए नील नदी के बारे में जाइए, कुल 11 देशों से होकर के बहती है। ये जा करके मेडिटेरेनियन सी में जो है अपना क्या करती है? जल को विसर्जित करती हैं। और इसका स्रोत देखोगे तो 3 नदियां इसकी स्रोत है। जी भैया, एक वाइट नदी, जैसे एक ब्लू नील है वैसे ये व्हाइट नील है, और अटबारा। ठीक है, तो 3 प्रकार से जो है ये है। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। जी भैया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है आपका कौन सा? नील का। और ये कौन से 3 जो है इससे मिलते हैं? ब्लू, व्हाइट और अटबारा। ठीक है, तो नील के बारे। अब डेन्यूब के बारे में जानते हैं। डेन्यूब के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? आइए मैं बताता हूं यहां पर। तो डेन्यूब देखो कहां पर बहती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो डेन्यूब कहां बहती है, तो भैया आप जानो ये यूरोप में बहती है। ये कहां की नदी है माय डियर? यूरोप में। अब देखो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। देखो पहली नदी है वोल्गा, जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जो आपके कहां? रसिया में बहती है। उसका दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? यूरोप का सेकंड डेन्यूब नदी होती है। और दरअसल ये पता है, ये आपके जो है, जो यूरोप का साउथ ईस्टर्न यूरोप होता है, सेंट्रल यूरोप होता है, उसको कवर करती है। जी भैया, कौन कौन से यूरोप को? साउथ ईस्टर्न यानी कि क्या? दक्षिणी पूर्वी, और कौन सा? सेंट्रल यानी कि मध्य जो यूरोप होता है उसको कवर करता है। ठीक है, इतना आपके दिमाग में, मैप में तो दिमाग में बैठ रहा हूं ना, एकदम एकदम बच्चों की तरह आपको बता रहा हूं। अब आपका आखिरी क्या है? डार्लिंग नदी। देखिए डार्लिंग नदी के साथ एक और नदी होती है जो पूरा सिस्टम बनाती है, इसीलिए जाना जाता है रिवर सिस्टम। क्या? डार्लिंग मुरे। जी भैया, MURRAY, डार्लिंग मुरे रिवर सिस्टम होता है, जो बहुत ही क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से? साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, यानी क्या? दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये बहता है। और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इस नदी का महत्व है। ठीक है, क्योंकि हर नदियों का उस जगह पर एक महत्व होता है, क्योंकि उसी के आसपास लोग आकर के बसने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, क्लियर? कुछ भी नहीं बचा। जितनी चीजें मैंने बता दी, इससे अगर आप ये कर लेंगे तो 4 से 5 से 7 से 10 क्वेश्चन तक आपका बन सकता है, कि अगर आपके तैयारी के ऊपर है कि आप कितना लिखे हो। और शॉर्ट नोट्स बार बार कहता हूं माय डियर, जरूर से जरूर बनाया करो, क्योंकि आपके लिए यही काम में आएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एजेंसी का नाम दिया गया है, इनकी मुख्यालय कहां पर है बताइए। देखिए भैया, ये मुख्यालय कहां पर है इनके बारे में बताइए। अच्छा चलिए, ये आपको पता है कि कौन सा किस देश में है? अगर मैं आपसे कहूं नैरोबी किस देश में है, तो नैरोबी भैया आपके केन्या में है। ठीक है, चलिए ये मैं आपको लिख देता हूं। जैसे क्या, क्यों मैं लिख रहा हूं? क्योंकि आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक स्टेट मतलब शहर दे देता है, पूछता है वो किस देश संबंधित है, तो इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं, बार बार कह रहा हूं, अभी जो पढ़ाई हो रही है ना दोस्तों, अभी सीखने का समय है। मैं बार बार कहता हूं, आपको चीजें आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम उसमें चीजें ऐड करना, इतना ऐड करना कि आपको पेपर में कहीं से भी घुमा के पूछे तो आपको इफ और बट ना आए दिमाग में। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरत है, रिवीजन, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जरूर जरूर करें। आपकी मर्जी कि आप करना चाह रहे हैं कि नहीं। वियना कहां है भैया? वियना आपका ऑस्ट्रिया, जानते हो? ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया का जो है ये राजधानी, ठीक है। अब बताओ बर्न, बर्न कहाँ का है भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए बर्न कहाँ का है। तो बर्न आपका स्विट्जरलैंड है भैया, क्या स्विट्जरलैंड है। देखो स्विट्जरलैंड का आपको पता है जेनेवा भी है, ठीक है, ज्यूरिक भी है, ऐसे दो तीन इंपॉर्टेंट शहर है जो पूछे जाते हैं। ज्यूरिक हो गया और आपका क्या मैंने बताया जेनेवा हो गया, बर्न आपको दिख ही रहा है। उसके साथ ही साथ क्या आपको बता दें, बेसल हो गया, लुआसाने हो गया, ठीक है। ये चार पांच आपको स्विट्जरलैंड, देखो स्विट्जरलैंड के बारे में ज्यादा पता करो क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के चार पांच नाम मैंने बता दिए। अब न्यूयॉर्क तो आपको पता है अमेरिका में, इसमें आगे बताने की जरूरत नहीं। अब इसका सही जवाब क्या है, इतने मैंने जानकारी के दौरान अगर आपने इसका सही जवाब क्या बी दिया है तो सही कर ले, ठीक है। अगर आपने इसका जवाब बी दिया है तो सही कर ले, क्योंकि भैया जो यूएनडीपी का कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और उसके साथ ही साथ जो आपका विश्व डाक संघ है ये आपका जो है कहाँ, वियना में, ठीक है, सॉरी बर्न में है, ठीक है। तो इसी के साथ इस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया यहां पर क्वेश्चन नंबर आज का छठवां और इस पूरी सीरीज का 826वां प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सोचो ऐसे चलते चलते आज 826 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, और 826 प्रश्न में जिस हिसाब से मैंने बताया है, बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाना चालू किया होगा तो मेरे ख्याल से इतनी मोटी नोट्स तो हो गई होगी, मैं कह सकता हूं। कुछ प्रश्न रिपीट हुए लेकिन उसके बावजूद इतनी मोटी तो आपकी इतनी मोटी हो गई होगी। मतलब ऑन एन एवरेज 825 का मैं लेकर चलूं तो कम से कम कुछ नहीं तो 20-22 पेज तो आराम से हो गया होगा, दोनों साइड मिला करके, दोनों साइड लेकर के 40 हो जाएगा। अगर इससे कम हुआ है तो भाई आप बहुत ब्रिलियंट हो, वेरी ब्रिलियंट। चलो तो देखो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ए दिया है, वो सही कर ले। अब देखो ए क्यों है आप समझिएगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि जो आपका महाद्वीप होते हैं यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इनके जो अंतस्थ यानी कि जो अंदर, यानी कि जैसे इंडिया के ले लो, आप एक कंपैरिजन करो इंडिया का, ये है इंडिया, ठीक है। आप देखो जो यहां पर टेम्परेचर होता है वो कंपेयर में जो यहां के लोगों का स्थल का टेम्परेचर होता है उनमें क्या अंतर कम देखने को मिलता है। अभी आप नॉर्थ इंडिया में आ जाइए, आपको टेम्परेचर ठंडी में 4 डिग्री 6 डिग्री पहुंच जाएगा, वहीं गर्मी में कितना भैया, गर्मी में 47 डिग्री तक चला जाता है। मतलब आप देखो कितना अंतर आ जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पर देखेंगे इस एरिया में तो उतना कम, थोड़ा यहां पर भले ज्यादा हो जाए, यहां पर 4-5 डिग्री का आ जाए, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां 2-3-4 डिग्री ज्यादा नहीं आता है, यहां पर कभी कभी 10-10 डिग्री तक आ जाता है, ठीक है। ये मैं ओवरऑल समय की बात बता रहा हूं किस हिसाब से, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि भैया आप देखिए उसका मेन रीजन होता है कि भूमि और जल के बीच जो तापीय अंतर होता है। आप देखिए आपका भूमि जल्दी गर्म होता है लेकिन जो आपका जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि ये धारा धीरे धीरे गर्म होने की वजह से जो यहाँ पे चक्रवात आते हैं इंडियन ओशियन में, जो बंगाल की खाड़ी में, वो आपके कब अगस्त सितंबर, जुलाई के बाद से लेकर के अगस्त सितंबर में बहुत देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि भैया ये जो अभी आपकी मार्च अप्रैल मई जून जो 3-4 महीने में वहां के पानी को एकदम धर के गर्म कर दिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे गर्म होता है। और उस गर्म के साथ जब एक बार वो गर्म हो जाता है ना तो आसानी से ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। कहते हैं जो धीरे धीरे पढ़ता है, रोज पढ़ता है, वो दूसरों से थोड़ा सा स्लो लगेगा लेकिन वो जो सीखेगा बहुत अच्छा सीखता है। सेम यही होता है, इसीलिए उनमें अंतर होता है। इसीलिए आप क्या देखेंगे यहां पर जो है आपको क्या जो वार्षिक ताप परिसार होता है वो अधिक होता है, खास करके कहां पर, अंदर के मतलब यहां ऊपर के क्षेत्रों में और तट के क्षेत्रों में। समझ गए, क्लियर। क्योंकि ये तट अगर समुद्र से सटा हुआ है यहां पानी से, तो यहां का जो टेम्परेचर उतना जल्दी चेंज नहीं होगा ना जितना जल्दी यहां का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। बाकी दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं है। ये भैया तेज पवन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप जानते ही हैं। और उसके बाद क्या महाद्वीपों महासागर तुंगता, नहीं यार ये क्या, हटाओ। और तटों की अपेक्षा अंतरिक्ष में होने वाली भारी वर्षा, अरे यार भारी वर्षा तो ऐसी बात नहीं है, भारी वर्षा तो साइड में भी हो जाती है। जब चक्रवात आता है तो समुद्र में बहुत अच्छी खासी बरसात हो जाती है, उसको क्या करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। चलो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इनका सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आपको पता है कुल कितनी दाब पेटियां हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कुल कितनी दाब पेटियां हैं तो कुल भैया 7 तरह की दाब पेटियां हैं। दबाव पेटी कह दो या कह दो। देखो दाब पेटियां बनती कैसे हैं, आप देखो ये आपका क्या है, ये आपका है क्या
अर्थ, यहां से जीरो लाइन जाती है। अब देखो यहीं पर आपका आ करके जो है 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है, यहीं पर आ करके ये कुल 7 दाब पेटियों का निर्माण यहीं पर होता है, ठीक है। अब देखो होता कैसे, आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, और तो आपको यह भी पता है कि अपने अक्ष पे घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, दोनों चीजें होती हैं। अपने अक्ष पे घूमना तो अलग चीज है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो सूर्य की दिशा की वजह से क्या होता है, इसकी दाब पेटियां ऊपर नीचे खिसकती हैं। जैसे आप अगर उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो गर्मी के दौरान जो दबाव पेटियां होती हैं वो क्या होता है, उत्तर की तरफ भाग जाती हैं। जी भैया, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी में जो दबाव पेटियां होती हैं, यानी कि ये जो दबाव पेटियां हैं ये ऊपर की तरफ भाग जाती हैं। वहीं जब सर्दी आती है तो ये दबाव पेटी नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये क्यों होता है, सूर्य के क्या नाम है, ऊपर नीचे जाने से, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। अब जो यहां होता है इसे जस्ट अपोजिट यहां होगा, उत्तरी में दक्षिणी में, ये तो आपको समझ गया। तो इस प्रकार के किस वजह से होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, 2 और 3 जवाब दिया है वो सही कर लो। क्योंकि देखो जो आपका भूमध्य रेखीय जलवायु और मानसून जलवायु, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके दाब पेटियों के स्थानांतरण की वजह से बनते हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको पता है ना मानसून जलवायु क्या होता है, जब ये दबाव की पेटियां ऊपर खिसकती हैं तो यहां पर एक क्या बनता है, एक मतलब एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो समुद्र से ये हवाएं खींच के यहां आती हैं, ठीक है। और जब यहां पर आती हैं जहां पर निम्न दाब होता है तो वहां क्या होती है, वो अपने साथ समुद्र का जल लेकर के आती हैं, वर्षा करती हैं। तो ये क्या होती है, मानसूनी जलवायु का निर्माण करती हैं, जो मानसून हवाएं होती हैं। अब भूमध्य रेखीय आपको जो देखते हो, आप भूमध्य रेखीय कौन सा है, आप देख लीजिए आपका इंडिया लगभग उसमें आता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहां पर एक चीज और समझिए, किस डिग्री के बीच में देखेंगे तो आप देखोगे दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांश, जी भैया 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में जो है आपको ये इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी चीजें मैंने बता दी, अगर भूगोल आप लोग बेसिक पढ़े होगे तो इतनी चीजों में आपको एक बार रिवीजन हो गया होगा कि क्या था, कैसे था, क्यों था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महासागरों के जल में लवणीयता की मात्रा सर्वाधिक किन अक्षांशों के बीच होती है। चलो भैया अभी मैंने आपको कुछ बताया, देखते हैं कितने लोग सही करते हो। अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही इसका जिक्र कर दिया है, अक्षांश का जिक्र किया, अक्षांश संबंधित प्रश्न आगे बताओ, इसका अगर गलती करोगे तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे। जी भैया सी ही होगा, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, सूर्य की रोशनी, गर्मी। तो भैया वो जो होता है ना उसी के बीच में अच्छा खासा क्या होता है, दबाव पेटियां भी निर्मित होती हैं, ठीक है, समझ गए। इसलिए इसका सही जवाब क्या है, सी। ओके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहां स्थित है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए। तो टेलीग्राफिक पठार अगर आप देखोगे तो इसका सही जवाब क्या है, जी भैया उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगर आप इस पठार को देखने जाओगे ना, ये अन्य पठारों की तुलना में बहुत ज्यादा फ्लैट है। मतलब एक होता है, देखो पठार पहाड़ में क्या अंतर है आप जानते ही हो। ये क्या होता है, एक होता है कि पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, पठार क्या होते हैं उनके कंपैरिजन में कम होते हैं। लेकिन ये जितनी ऊंचाई एक पठार की तुलना में होना चाहिए उतना भी उससे कम होती है, ठीक है। लेकिन पठार की पूरी क्वालिटी ये रखता है, ठीक है। तो टेलीग्राफिक पठार कहां है भैया, आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखो ऐसा प्रश्न है, अब यही सब प्रश्न जब आप यहां पर प्रैक्टिस करके गए रहोगे ना और इतना जान के गए रहोगे तो ये सब प्रश्न से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को आने दो, कोई फर्क नहीं, आने दो। क्यों, प्रैक्टिस है यार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो हो नहीं पाएगा कोई, बट कहावत है, कहावत को सुन के चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा होता है कहावत को मानने से, ठीक है। तो देखो क्या, अब मैं बताता हूं, देखो यहां पर क्या, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रेट बैरियर से, ठीक है। अब ग्रेट बैरियर तो देखो कि ये है कहां पर, तो ग्रेट बैरियर आपके भैया कनाडा में। पहले देखो आप लोग
स्थान का नाम भी बताता चलूंगा, इस चीज को समझना है। ये देखो कितना है, तो देखो कनाडा का सबसे बड़ा, जी भैया कनाडा का सबसे बड़ा झील है जो 31,328 किलोमीटर स्क्वायर में है। कितने? 31,328 किलोमीटर स्क्वायर में आपका ग्रेट बैरियर। अब बैकाल, बैकाल बताओ भैया कहां मिलता है? तो बैकाल अगर आप देखोगे तो ये आपके कहां, रूस में है। जी हां दोस्तों, रूस में है, और ये विश्व का 7वां और क्या कहते हैं, रूस का दूसरा सबसे क्या फ्रेश वाटर क्या है, लेक के रूप में जाना जाता है। विश्व का 7वां और क्या कहते हैं, रूस का दूसरा जो है बड़े के मामले में लेक के रूप में जाना जाता है। और इसका कितना, 31,722, कितना, 31,722 स्क्वायर किलोमीटर। आइए विक्टोरिया की तरफ बढ़ते हैं। विक्टोरिया तो आप सभी को पता होगा कहां पर भैया, विक्टोरिया तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। ये देखिए, ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और जो करीब कितना 68,800 किलोमीटर के आसपास है। कितने भैया? 68,800 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और ये आपके इक्वेटर को टच करता है, जो आपकी इक्वेटर लाइन है उसे ये टच करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दरअसल ये 2-3 देशों के बीच में जो है स्थित है विक्टोरिया, ये कई देशों की सीमा का निर्धारण भी करता है, ठीक है। अब सुपीरियर की तरफ बढ़ते हैं। सुपीरियर कहां है भैया? ये विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर झील है। जी भैया, साफ पानी मतलब फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा झील है, जो 82,103, कितना भैया, 82,103 स्क्वायर किलोमीटर का है। चलो भैया, अब इतना मैंने बता दिया, जवाब तो मिल गया होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बोलते बोलते मैं ये जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर लो, उल्टा कर दो, वही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थान बता दिया, वो बता दिया, उसकी क्या क्वालिटीज है बता दिया, किस देश में है वो बता दिया। अब इसके साथ आपको क्या जानने की जरूरत है? ये शायद आपसे पूछता ही नहीं है, आपने कभी भी देखो शायद पूछा हो तो मुझे आप, ये मेरा नंबर है, अब मुझे वो प्रश्न जो है आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि कैसे भैया मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी रहेगी या मेरे समझने में कहाँ कमी रहेगी। क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं बहुत समझता हूँ, ये प्रश्न देख रहे हो ऐसे नहीं आता है, इस पर होमवर्क होता है, तब ये प्रश्न आपके सामने आता है। होमवर्क में आपका क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता हूं कि क्या है, क्या पूछता है आयोग, क्या जानना चाहता है आपसे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? आपको पता है जो विभिन्न प्रकार की सूचियां आई थी, तो सूचियां आपको किस इसमें से देख रहे हो, जो उन सूचियों को किसके अधिनियम के अंतर्गत जो है हमारे नए जो आपको देखते हैं संविधान सभा में संविधान का निर्माण हुआ उसमें जगह दी गई? बहुत आसान सा जवाब है, जिन्होंने क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935 जवाब दिया। जी भैया, इसी में उन 3 सूचियों का जिक्र हुआ था जिससे वहां पर जगह दी गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम जो है कब स्वीकार किया था? तो इसे बताने की क्या जरूरत, आपको पता ना, लेंथ टू हाइट 3:2 होता है, यानी कि 900 × 600। बेसिकली ये जो है एक मानक साइज माना गया है, जो है क्या कहते हैं, झंडे के निर्माण के लिए, ठीक है। ये 900 × 600 क्या होना चाहिए, ये आपको पता है, ये mm में होना चाहिए, ठीक है, ये मानक साइज है, ये आपको पता होना चाहिए। चीजें है 22 जुलाई 1947 अगर आपका जवाब है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। अब आप चाहे इसे समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मतलब कह रहा है आप इन शब्दों को देख रहे हो, इसे संविधान में किस प्रकार से हमारे जो है रखा गया, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जब आप देखते हो तो भारत को किस प्रकार से जो है, क्योंकि भारत एक गणराज्य राज्य है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम लिखा जाता है, जहां पर विदेशों से हमारा क्या होता है, जो भी कुछ एमओयू साइन होते हैं या जो भी कुछ पत्राचार होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से होता है, ये तो पता है ना। चलो बताओ, अधिकारी बन रहे हो, प्रमोशन के बाद डीएम बनोगे, कभी हो सकता है सचिव उचिव बन जाओ, तो ये सब काम भैया आएगा, ठीक है। कहोगे तो सीख जाएंगे ना, हाँ सीख जाओ, अभी जान लो क्या चला जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही अच्छा जवाब, जितने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर लीजिए। 3 1 4 2, यानी कि सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक भारत की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बहुत ही अच्छा है, देखिए उसमें 2 तरह के हैं,
एक तो जो है आपको किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जाती है उस प्रकार से आपको जो है दिए गए हैं, लेकिन दोनों का जिक्र आपको अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मिलता है। जी भैया, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि आपको जब भी गिरफ्तार किया जाएगा आपको वहां के डीएम के सामने पेश किया जाएगा, 3 महीना से अधिक आपको वो नहीं हो सकता जब तक कोई ठोस आपको रीजन ना दिया जाए। तो तमाम चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब आपको मैं पॉलिटी स्पेशल क्लासेस लेकर के आऊंगा। देखो पॉलिटी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी में कहीं से तुम्हें कमजोरी है, क्योंकि 2023 का जो पेपर आया था ना माय डियर, बहुत ही लाजवाब पेपर आया था, तो उसमें पॉलिटी अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, इसलिए मैं पॉलिटी की जो 4 क्लासेस लिया हूं ना अभी तक, उसे जाके तुम देख लो, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिए। और फिर कहता हूं अगर वो क्वेश्चन तुम पढ़ लिए और सही कर दिए तो यकीन मानो तुम बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हो। एक बार देखो तो फिर बताना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। थोड़ा सा अगला प्रश्न यहां पर ये कथन दिया है, ये कारण दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 835 का क्या होगा। जी भैया 835 का यहां पर क्या होगा, पूरा ऑप्शन आपको दिख गया था ना। चलो कथन देख लो, फिर से एक बार देख लो, मैं जवाब दे दूं। जी जिन्होंने यहां पर क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए भैया एक चीज समझिए, जो भारत संघ में हमारा मंत्री परिषद है वो संयुक्त रूप से केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। संयुक्त रूप से अगर किसी के लिए उत्तरदायी है तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि आपके आर्टिकल 75, जी भैया अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में इसकी विवेचना की गई है कि वो केवल लोकसभा के प्रति होगा। और जी भैया वो चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, वो मंत्री क्या वो प्रधानमंत्री तक बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए लेटेस्ट में जो 2014 तक थे माननीय मनमोहन सिंह जी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो राज्यसभा से आते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौष अनुसंधान स्थित है, बताइए। अच्छा कुछ लोगों को यहां पर यह लगता है, देखिए यूपी जीके भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यूपी जीके के मैंने कुछ टॉपिक्स को बहुत 3 क्लासेज मैंने इसके लिए हैं, जो मैंने 3 क्लासेज में इसके ऐसी पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है। आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, उसका मैं प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाया, मैं प्लेलिस्ट उसका बना देता हूं, और वहां से माय डियर आप पूरे जो अगर आप चीजों को देख लेंगे ना तो आप एक चीज जान के चलिए, फिर आप उन 3 पॉइंट्स के बाद उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका आएगा तो गलत नहीं होगा। तो यूपी जीके की जो 3 क्लास मैंने ली हुई एक बार उसे देख लीजिएगा। देखिए यहां अगर आपको मेरी बात अतिशयोक्ति लग रही है आप एक बार देखिए फिर बताइए, मैंने नंबर दिया हुआ वहां पर मैसेज करके बताइए कि मैं हवा में बातें करता हूं, ये सच्चाई होती है, वो आप कर सकते हो, इसलिए खुला मंच देता हूं। अच्छाई ना कहो लेकिन बुराई मुंह पे बता देना, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने लोगों ने क्या पर लखनऊ जवाब दिया, क्या लखनऊ जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। आज ये 2 या तीसरी बार जो है सिखाते सिखाते तीसरी बार ये प्रश्न आ रहा है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बहुत ही आसान है भैया, क्या सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। दरअसल कई राज्यों में पता है क्या है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, जैसे वहां के पार्षदों द्वारा चुन लिया जाता है, या वहां पर जो है पार्षद, या फिर वहां पर कहीं कहीं क्या था पार्षद के साथ साथ जो वहां के विधायक होते हैं सांसद होते हैं उन लोगों का भी वोट मिला करके चुन लिया जाता है। लेकिन हमारे यूपी में सीधे जैसे पार्षद चुना जाता है वैसे मेयर चुना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कुल जो है 4 जगहों पर, जी भैया कुल 4 जगहों पर जो है ये चल रहा था, और उनमें से सबसे लंबा जो महाराष्ट्र का सतारा जगह था, जी भैया महाराष्ट्र का जो सतारा जगह था जहां पर जो है चल रहा था, तो वहां पर सबसे लंबा जो है शासन किया गया था। बाकी ये आप इसमें से जो सही जवाब क्या है, बलिया है। बलिया बहुत लंबा नहीं चला था, शायद 1 महीने के अंदर ही सारी चीजें हो गई थी। और यहां पर जो है जो किए थे, क्या नाम था, चिट्टू पांडे, जी भैया चिट्टू पांडे नाम था उनका, जो वहां पर अपना क्या समानांतर सरकार चला रहे थे, ठीक है क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा, ये कब, अब वो देखो 4 राजगांव थे, एक आपको बलिया से ये हो गया यूपी, एक महाराष्ट्र सतारा हो गया, 2 थे आपका क्या, एक बंगाल में चला था और एक आपके ओडिशा में चला था, ठीक है। तो बंगाल और ओडिशा 2 राज्य ये और थे जहां पर क्या है ऐसी समानांतर सरकार देखी गई थी, ठीक है माय डियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे सामने एक प्रश्न आएगा तो उसका पूरा क्या
क्या कहते हैं, बाल की खाल निकल जाएगी तभी मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखो यह विश्वनाथ मंदिर है, इसके बारे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है विश्वनाथ मंदिर आपको जो है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, ठीक है। इसको आपको पता है ना कि इसे जो रानी अहिल्याबाई जी ने 1780 में इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया था। इन्होंने, देखिए ये ऐसा नहीं कि इन्होंने पूरा निर्माण, नहीं, ये एक बार निर्मित हो चुका था। जो पहली बार इसका निर्माण आपके जो है 1585 में मान सिंह और राजा टोडरमल ने, जी भैया 1585 में मान सिंह और राजा टोडरमल ने जो है इस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन उसके बाद जो है मुगलों द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया, वहां मस्जिदें बनाई गई, ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर रानी अहिल्याबाई जी ने उसी मस्जिद के बगल में इस मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है आज का आखिरी प्रश्न। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए दोस्तों। यह है आज का आखिरी प्रश्न, इसके साथ आज की क्लास भी खत्म होगी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये यूपी स्पेशल समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने आज की इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या दिया भैया, जी भैया करबा महोबा जो लिखा है, नहीं भैया ये आपके यूपी छोड़ करके आपके मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सब राज्यों में मनाया जाता है कर्मा, क्योंकि जो ये ट्राइब है वो आपके यूपी में नहीं होते, ठीक है। तो इसको छोड़ करके बाकी अन्य तीनों सही सुमेलित हैं। इसी साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से कल सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे वाली क्लास भी जब भी आएगी देखा करिए। देखो एक चीज जान के चलो, उसके लिए एक छोटा सा काम कर लो, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होता है ना दोस्तों, जब सब्सक्राइब करते हो तो जब आप लोग बेल आइकन दबा देते हो ना, तो जैसे ही क्लास होती है, कभी कभी जो नहीं भी आता है, लेकिन बेल आइकन अगर आप दबाए रहते हो, जो ऐसे करके होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब आप इसे क्लिक कर देते हो, ये ब्लैक हो जाता है, रेड हो जाता है, तो आपको नोटिफिकेशन हर हाल में मिलेगी। और उससे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो ये कर दो भैया, क्योंकि ये भी फ्री है और सारी चीजें यहाँ फ्री मिल रही हैं। हजारों का सामान मैं फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग को दिक्कत है, तो क्या किया जाए। चलिए बताइए, इस प्रश्न को यहीं खत्म करते हैं। एक बार माउस देना, और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।